दोपहर के ही 2 बज रहे थे। सुनसान गली और उस गली से गुजरता हुआ एक आदमी हाथों में सिगरेट लिए एक कश लेता है और धुआं हवा में छोड़ता है। तभी उसे ढेर सारे बंदरों की आवाज आती है। उसने सामने देखा तो एक घर था। दीवारें तो ईंट की थी पर छत टीन का। उस पर बंदर कूद रहे थे। लोहे का छोटा सा गेट था जो हल्का सा खुला हुआ था, जिसके अंदर से बंदर आ रहे थे जा रहे थे। बंदर जाते खाली हाथ पर बाहर आते सब्जियों और फ्रूट्स के साथ। ऐसा लग रहा था जैसे घर में कोई भी नहीं है। और जो था वो दरवाजा खोलकर चला गया और इसी वजह से बंदरों ने उस घर पर अपना कब्जा जमा लिया। खाने पीने की जितनी भी चीजें उसकी जरूरतें पूरी कर ले रहे वो सब। वो शख्स आगे बढ़ता है पर बंदर इतने थे कि जा नहीं पाता, तो वापस मुड़ जाता अपने घर की ओर। छत पर 3 बड़े बंदर बैठे हुए थे। उनकी बड़ी बड़ी आंखें इधर उधर देख रही थी। अचानक एक अंदर कूदा। अंदर रसोई में बर्तन टकरा रहे थे। एक केला उठाया, दूसरा आलू, तीसरे ने सेब, और फिर सब दरवाजे से बाहर आ गए। काफी लोग उस घर के पास से गुजर रहे थे, पर घर के पास आते अपने कदमों को तेज कर लेते ताकि बंदर उन्हें काट न ले। शंकर लाल उम्र यही 55 से 60 बरस की थी और वो पड़ोसी था। हाथ में पुरानी लकड़ी की लाठी लिए वो बंदरों को भगाने लगा और आधा खुला दरवाजा पूरा खोलकर उसने जोर से पुकारा, रामदीन, ओ रामदीन। घर में है भी कि नहीं? वैसे तो कहीं जाता नहीं और आज ठेला भी बाहर ही खड़ा है, सब्जी बेचने भी नहीं गया। रामदीन, अरे भाई दरवाजा खोलकर कहां चला गया ये? कहीं कोई घुस तो नहीं गया इसके घर में? हट हट, ते बंदर, भागो यहां से। सामने से कोई जवाब नहीं आया। वो धीरे धीरे कदम रखते हुए अंदर गया। घर में अंधेरा था और एक अजीब सी गंध, जैसे लोहे और सड़े मांस की मिली जुली कुछ हो। धीरे धीरे वो आगे बढ़ रहा था और शंकरलाल का दिल तेजी से धड़क रहा था। रामदीन, उसने फिर से आवाज दी, पर धीमे स्वर में। उसे लग रहा था कि शायद घर में कोई चोर घुस गया। अगले ही पल उसकी नजर फर्श पर पड़ी। वो जम गया, जैसे उसकी सांसें रुक गई हो। रामदीन बिना कपड़े के खून से लथपथ, दोनों हाथ के कोहनी के नीचे के हिस्से कटे हुए थे और गायब थे, और उसके सीने पर गहरे लाल रंग में बना था एक अजीब सा निशान। शंकरलाल का मुंह खुला का खुला रह गया, उसकी आंखें फैल गई और वो जमीन पर गिर पड़ा। पुलिस आती है। कांस्टेबल गुप्ता, सब इंस्पेक्टर विक्रांत सिन्हा और 2 सिपाही। विक्रांत दस्ताने पहनकर लाश के पास झुक जाते हैं, निशान को अच्छे से देखने लग जाते हैं और इतने बड़े निशान को देखकर गुप्ता से कहते हैं, गुप्ता, इस निशान को देखो, ये वही निशान है ना? गुप्ता जो यहां वहां फोटो खींच रहा था वो हड़बड़ाते हुए आगे आता है और कांपती आवाज में कहता है, साहब, मतलब ये उन्हीं लोगों का काम होगा जिन्होंने परसों मॉर्चरी में। विक्रांत सिन्हा ने उसकी बात काट दी और ठंडे पर भारी स्वर में कहा, शांत हो जाओ, यहां पर बाकियों को पता नहीं चलना चाहिए, और शायद ये वही हैं। ये देखकर गुप्ता उन दोनों कांस्टेबल से इस बात को छुपाता है और धीमे से बोलता है, लेकिन साहब वो लाश तो मॉर्चरी से गायब हो गई थी, उसका अब तक कुछ पता नहीं चला। और ये। विक्रांत सिन्हा की आंखें ठंडी थी, उनके होंठ बस इतना ही बोले, गुप्ता गायब नहीं हुई थी, उसे चोरी किया गया, या तो वो जिंदा था भाग गया। कोई ना कोई तो राज है इन सब चीजों के पीछे। कभी कभी मौत एक दरवाजा बंद नहीं करती बल्कि एक नया खोल देती है, और ये उस दरवाजे के पीछे का पहला कदम था।
विक्रांत सिन्हा अभिलाष के पास झुके ही थे कि उनके जेब में रखा फोन वाइब्रेट करने लगा। स्क्रीन पर नाम चमका। इंस्पेक्टर का था, जो नए यहां पर आए थे। फोन उठाकर विक्रांत सिन्हा ने कान पर लगाया। सामने से गुटखा खाता वो इंस्पेक्टर बोला, हेलो हेलो विक्रांत, अरे सुना मर्डर हो गया। हमारी जरूरत है ना, हमारे बताओ अगर अकेले हैंडल नहीं कर पाओगे तो। वैसे भी हम एक बहुत जरूरी केस पर लगे हुए थे, वही अपना शशांक का ड्रग केस। अगर मेरी जरूरत है तो बताओ, हम आ जाते हैं। विक्रांत सिन्हा सख्त पर दबे स्वर में कहते हैं, नहीं सर, यहां पर आपकी जरूरत नहीं है। वैसे भी ये केस उस मिसिंग बॉडी वाले केस से जुड़ा हुआ है और आपने तो खुद कहा था कि आप मेरे इस केस में बिल्कुल भी दखल नहीं देंगे। तो बेहतर ये रहेगा कि आप उस केस पर ध्यान दें जिस पर आप ध्यान देने के लिए आए हैं। खासकर या कहीं आपको बुलाया गया है, जो भी है, ये केस मैं देख लूंगा। जय हिंद। इतना बोल विक्रांत सिन्हा ने जेब में फोन रखा, खड़े हुए और कमरे में चारों तरफ नजर दौड़ाई। खून की छींटों के बीच उन्हें लकड़ी की अलमारी के नीचे कुछ चमकता हुआ दिखाई दिया और झुककर उसे उठाते हैं। एक मेडल, पीतल का, किनारों पर खरोंचे थी। उस मेडल को देखते हुए विक्रांत सिन्हा हैरानी भरी आवाज में कहते, ये मेडल किसका और किस चीज का? पीछे से शंकरलाल टूटी हुई आवाज में विक्रांत सिन्हा को बताता है, साहब ये मेडल राम दिन का है। ओलंपिक में जीता था भाला फेंकने में। बहुत ताकत थी उसके हाथों में और देखो, कोई उसके हाथों को ही ले गया। विक्रांत सिन्हा ने मेडल को घुमाया। पीछे की तरफ भी खून के हल्के निशान थे और निराशा भरी आवाज में कहा, मेडल जीतने वाले का ये हाल? घर है नहीं, कमाई का जरिया नहीं, इतना पैसा लगाकर देश के लिए मेडल जीतता है आदमी और देश ने इसे कुछ दिया नहीं। क्या होगा देश का? खैर, आप चिंता मत करिए, जो भी चीजें हैं हम उन्हें देख लेंगे। पर अभी के लिए तो मुझे देखना कि ये दोनों केस लिंक कैसे हो रहे एक दूसरे से, और इस निशान का क्या राज है। गुप्ता, बॉडी को ऑटोप्सी के लिए भेज दो, पर याद रखना बाहर कोई भी इस निशान को ना देखे और इस निशान का जिक्र मीडिया तक नहीं जाना चाहिए। ये तुम्हारी जिम्मेदारी है, ठीक है? विक्रांत सिन्हा इन सब चीजों से काफी उदास हो गए, पर उनके दिमाग में सवाल गहरा होता जा रहा था। ओलंपिक खिलाड़ी के हाथ क्यों काटे गए, और वो भी उसी अजीब निशान के साथ जो मिसिंग बॉडी वाले केस में था। ये केस सीधा नहीं था, क्योंकि एक ऐसा आदमी जो चमड़े का काम करता है, वो अचानक से मर गया, मॉर्चरी में आया और अपने आप ही गायब हो गया और पीछे छोड़ गया एक निशान। यहां पर एक खिलाड़ी जो जैवलिन थ्रो करता था, उसके हाथ कटे मिले और हाथ गायब, और उसकी छाती पर भी वो अजीब सा निशान। कौन था इसके पीछे? विक्रांत सिन्हा अपना बस माथा खुजा रहे थे, पर वो ये नहीं जानते थे कि अभी तो बस शुरुआत हुई थी। हर 50 साल के बाद ऐसा होता है, पर उन्हें इसकी भनक नहीं थी। उन्हें भनक पड़ेगी और काफी कुछ होगा। आप बस ऐसे मरसद बने रहिए और सुनते रहिए विक्रांत सिन्हा, क्योंकि आगे बहुत कुछ होने वाला है। ऐसे राजों से पर्दा हटेगा जिनके बारे में आपने सोचा भी नहीं होगा, और उभर कर आएगा एक द परफेक्ट मैन। अगर आप हॉरर टेप पर ट्रेन टू अनदर वर्ल्ड सुन रहे हैं और साथ ही साथ पैरानॉर्मल एक्सपर्ट वेद, तो आपको कुछ कुछ चीजें पता चल रही होंगी। और अगर नहीं सुन रहे हैं तो प्लीज सुनिएगा, क्योंकि ये जो सीरीज है द कल्ट, ये 3 कैरेक्टर्स का कोलैबोरेशन है।